आज जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एलपीटी का जो सेकंड पार्ट है, मीट हाइजीन और मीट प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, उनको हम इस पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं जो इस पर्टिकुलर वीक के अंदर हम कवर करेंगे। सो उनमें जैसे इनिशियली जो हमारा सबसे पहला पार्ट आ जाता है वो आ जाता है जनरली जहाँ पे स्लोटर होता है वो प्लेस, उसकी क्या क्या जो स्टैंडर्ड्स है, गाइडलाइंस है, उनका डिस्कशन। सेकेंडली जो एक तो जो स्लोटर से पहले एनिमल की हैंडलिंग किस वे में होनी चाहिए, क्या एग्जामिनेशन हम उस ड्यूरेशन के अंदर करते हैं, मीट क्वालिटी इंप्रूव हो सके उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में फॉलो होने चाहिए, वो सारा का सारा हम इस एंटीमोर्टम केयर के अंदर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जैसे ह्यूमेन स्लोटर की बात आ जाती है, एक तो नॉर्मली जैसे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली विदाउट एनी काइंड ऑफ सिडेशन या फिर जहाँ पे उसको कॉन्शियस रहता है एनिमल, वहां पे पेनफुल जो होती है किलिंग वहां देखने को मिलती है, तो वो जनरली रिचुअल मेथड्स ऑफ स्लॉटर के अंदर आते हैं। एक ह्यूमेन मेथड ऑफ स्लॉटर है जहाँ पे हम स्टनिंग करके तब एनिमल को किल करते हैं ताकि मिनिमम पेन उसको देखने को मिले उस कंडीशन के अंदर। सो ये पार्ट है। तो आज के जो टॉपिक के अंदर हम लगभग यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे एबेटोयर रिक्वायरमेंट्स तक। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली ऑलमोस्ट सिमिलर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो एक आप देखोगे एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन, क्या डिजीज हम एनकाउंटर करते हैं और क्या प्रोसीजर जनरली हम कंडक्ट करते हैं फॉर एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन। देन मॉडर्न एबेटोरी हम कल डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एएम केयर, एंटीमोर्टम केयर या प्री स्लॉटर केयर भी हम इसको बोल सकते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देन सैटेलाइट स्लॉटर हाउस ये हम डिस्कस करेंगे। बिल्डिंग कंपोनेंट्स कल हम डिस्कस करेंगे। स्टनिंग ये इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ स्टनिंग क्या क्या है, और इलेक्ट्रिकल स्टनिंग को जैसे एक्सप्लेन हमें करना है। डिटेल ऑफ एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन प्रोसीजर, प्री स्लॉटर केयर एंड हैंडलिंग। तो लगभग वही जो क्वेश्चंस है वही बार बार रिपीट होते हैं, जिसके अंदर या तो जो स्लॉटर हाउस है उसका लेआउट या डिजाइन क्या क्या बिल्डिंग्स उसके अंदर होती हैं, या जो एंटीमोर्टम जो इंस्पेक्शन करते हैं या जो प्री स्लॉटर केयर करते हैं हम, जो किलिंग है उससे पहले क्या क्या जो लेराज के अंदर हम फीडिंग करते हैं या रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो प्री स्लॉटर केयर के अंदर हमारा पार्ट आ जाता है। सो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखोगे फ्रीक्वेंटली जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारे पास पार्ट आ जाता है, अगर हम वैसे प्रोसीड करें कि अगर एक जनरली हमने एनिमल का स्लॉटर करना है ह्यूमन मेथड से, तो हम कैसे कैसे चलेंगे। सपोज एक फार्म है जहां पे एनिमल्स हैं, आप पोल्ट्री बर्ड्स का एग्जांपल ले सकते हो, ज्यादा इजी है। वो फार्म से एनिमल ट्रांसपोर्ट होके किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जाएंगे जिसको जहां पे उनका स्लॉटर होना है, जिसको हम क्या बोल देंगे, स्लॉटर हाउस या फिर एबेटोयर। इसको हमने स्लॉटर हाउस बोल दिया। तो अब इस स्लॉटर हाउस के अंदर ऐसा नहीं है कि हमने जैसे ही एनिमल रिसीव करे तभी हम जो उनको स्लॉटर कर देंगे। क्यों? क्योंकि जिस पर्टिकुलर जो ये ट्रांसपोर्ट की ड्यूरेशन है ये वेरी करती है। कहीं पे हो सकता है शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड हो, कहीं पे हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड हो, और ये जरूरी नहीं कि हर बार हम कोई मोटर व्हीकल यूज करें ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे लार्ज एनिमल हैं तो उनको बाय फुट भी लेके जाया जा सकता है किसी पर्टिकुलर प्लेस तक। तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की ड्यूरेशन में उसको एनिमल को स्ट्रेस जनरली वहां पे देखने को मिलता है। तो इस स्ट्रेस की वजह से वेट लॉस एक कॉमन है, जिसको हम श्रिंकेज बोलते हैं, क्योंकि जब वो ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरेशन में उसके जो कुछ प्रोटीन्स है उनका ब्रेकडाउन होगा। दूसरा वाटर लॉस उस कंडीशन के अंदर होगा, तो जो वेट जहां से वो फॉर्म से चला था, सपोज उसका 3 kg एक अगर पोल्ट्री बर्ड का वेट था, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते 2.7 या 2.8 रह जाता है। सो अगर जो ये वेट लॉस हो रहा है तो ये हमारा मीट लॉस हो रहा है। तो इस पर्पज को हम अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ही एनिमल को हम एक पर्टिकुलर एरिया में लेके आएंगे उसकी अनलोडिंग करेंगे, तो एक स्पेस यहाँ पे स्लॉटर हाउस के अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं लेराज। लेराज वो प्लेस है जहां पे हम बिफोर स्लॉटर एनिमल को रखते हैं, जहां पे हम उसको रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, या इसको अगर वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो ये क्या है, रेस्टिंग एरिया है जहां पे एनिमल रेस्ट करता है। तो जब इस ड्यूरेशन के अंदर वो आ रहा है, अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल उसने किए हैं, तो जो उसके बॉडी के ग्लाइकोजन रिजर्व्स हैं वो सारे के सारे डिप्लीट हो जाते हैं। और एक फिनोमेना हम आगे पढ़ेंगे राइगर मोर्टिस, जिसके अंदर जो ग्लाइकोजन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मीट क्वालिटी के लिए। सो रेस्ट का पर्पस हमारा ये भी होता है कि जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स हैं बॉडी के अंदर वो रिप्लेनिश हो जाएं, जो स्ट्रेस एनिमल ने पर्टिकुलर उस ड्यूरेशन के अंदर जिससे वो सफर किया था उस स्ट्रेस से ओवरकम कर पाए। कोई इंजरी अगर उसको हुई है स्पेशली ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन,
सो उस इंजरी से भी वो रिकवर कर पाए, कोई ब्रूजेस हैं, कोई मेजर इंजरी है, तो उस पर्टिकुलर इंजरी से भी वो रिकवर कर पाए। सो ये हमारा एनिमल लेराज में आ जाएगा। तो लेराज में वो रेस्ट कर रहा है। इसी पर्टिकुलर प्लेस पे हम क्या करेंगे, पहले मीट इंस्पेक्टर आप बोल लो या फिर क्वालिफाइड वेटनेरियंस हम कह सकते हैं, वो क्या करेंगे, जाके एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन करेंगे, एंटीमोर्टम बिफोर स्लॉटर। सो इस एंटीमोर्टम के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है पर्टिकुलरली जो कहीं जो उसको कंज्यूम करेंगे मीट को, उनको सफर कर कोई डिजीज उनमें कोज कर सके, या जो मीट हैंडलर्स हैं उनके अंदर कोई डिजीज, वो जो मीट है उसके अंदर कोई माइक्रोब है वो उनको डिजीज ना कोज कर दे। सो एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन हम करते हैं, उसमें एनिमल की हम जनरल जो फिजिकल कंडीशन है वो देखते हैं। कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि कोई एनिमल का फ्रैक्चर है या फिर डिस्टोकिया की कंडीशन है, उनको हम सेपरेटली अलग से स्लॉटर करते हैं। तो जहां पे जो हमारी एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन होती है उसके बेसिस पे हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, या तो उसको सीधा ही पास कर देते हैं, हम उसको बोलते हैं फिट फॉर स्लॉटर, कि इस एनिमल को स्लॉटर किया जा सकता है, या इसके अलावा कुछ और जजमेंट हम पास करते हैं कि इसको हम सस्पेक्ट के केस में रखते हैं कि कोई ऐसे सिम्टम्स हमें इसके अंदर दिख रहे हैं जो, या तो इसको आइसोलेट कर दो 2-3 दिन के लिए, उसमें हमारी जो इसकी डिजीज से रिलेटेड है वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, या फिर उसको ये कह देते हैं कि एंटीमोर्टम के बाद जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हम इसकी करेंगे तब इस कंडीशन को कंफर्म करेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइप की कंडीशन है या नहीं है। सो एंटीमोर्टम के बाद हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं उसके बेसिस पे। तो एंटीमोर्टम के बाद हमने ये डिसाइड कर लिया कि या तो वो फिट फॉर स्लॉटर है या फिर सस्पेक्ट है। तो फिट फॉर स्लॉटर की हम बात कर लेते हैं। जो एनिमल फिट फॉर स्लॉटर होंगे फिर उनको, अगर नॉर्मल जैसे स्लॉटर हाउसेज हैं जहां पे कोई ह्यूमन मेथड फॉलो नहीं होता, जो शॉप्स होते हैं जहां पे रिचुअल मेथड से स्लॉटर होता है, वहां की बात तो अलग है। लेकिन अगर एबेटॉयर की हम बात करें तो वहां पे क्या होगा, जो एनिमल जाएगा पहले उसकी स्टनिंग होगी। स्टनिंग मीन्स दैट एनिमल विल बी मेड अनकॉन्शियस। वो उसके अलग अलग तरीके हैं, कोई गैस का यूज कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिक करंट हम उसके ब्रेन से पास कर सकते हैं, या कोई हैमर लेके डायरेक्टली उसके ब्रेन को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स हैं, इनको हम स्टनिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टनिंग के बाद फिर जो है उसकी ड्रेसिंग हम करेंगे। ड्रेसिंग में मतलब जो भी उसके अंदर से मीट परसेंटेज है वो हम, स्किन हम उसकी रिमूव कर देंगे, जो हेड का पार्ट है या जो विसरा है वो सारी रिमूव कर देंगे, और जो मसल मास है या मीट है वो हमारे पास इवेंचुअली बच जाएगा। ये हमारी प्रोसेस है ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग के बाद फिर जो स्टेप आ जाएगा हमारा, वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का आ जाएगा। दोबारा हम उस पर्टिकुलर मीट को इवेलुएट करेंगे, उसके अंदर कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन तो नहीं है, उसकी लिम्फ नोड एग्जामिनेशन करेंगे कि किसी पर्टिकुलर लिम्फ नोड में कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जो ह्यूमन जो हेल्थ है उसको रिस्क में डाल सके। सो वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का सेपरेट पार्ट है। ये जनरल ब्रॉड व्यू है जो हम एक स्लॉटर ऑपरेशन, स्लॉटर हाउस ऑपरेशंस के अंदर देखते हैं। इस पर्टिकुलर टाइप के ऑपरेशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इनमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई बात समझ में ना आई हो, ये जो जनरल हमने डिस्कस किया ये क्लियर है? यस सर। सो अब जो हमारा पहला पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज प्री स्लॉटर हैंडलिंग ऑफ मीट एनिमल्स, या फिर हम ये कहें प्री स्लॉटर केयर ऑफ, या हैंडलिंग या केयर दोनों को हम यूज कर सकते हैं सिनोनिमसली। तो प्री स्लॉटरिंग हैंडलिंग के अंदर हमारा क्या आ जाता है, एक पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, एक प्री स्लॉटर रेस्ट, और दूसरा जो थर्ड पार्ट है दैट इज एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन। ट्रांसपोर्टेशन को हम लेटर डिस्कस करेंगे, क्या क्या उसके पर्टिकुलर मेथड हैं, किस पर्टिकुलर व्हीकल की कितनी कैपेसिटी है जो इतने नंबर ऑफ एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो प्री स्लॉटर रेस्ट है जो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन को ब्रीफली एक बार देख लेते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके लिए एक जो ट्रांसपोर्टेशन एक्ट है या प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर एक ट्रक है तो वहां पे भी नंबर ऑफ एनिमल्स डिसाइडेड हैं कि इससे ज्यादा एनिमल्स आप एक पर्टिकुलर व्हीकल के अंदर कैरी नहीं कर सकते। अगर बाय फुट आप उसको लेके जा रहे हो तो आप बड़े लंबे डिस्टेंसेस तक नहीं लेके जा सकते, 8 to 10 किलोमीटर, और वहां पे भी उसको पर्टिकुलर सफिशिएंट रेस्ट वहां पे आपको प्रोवाइड करवाना है। फीडिंग, वाटरिंग उस ड्यूरेशन के अंदर हमें सारी चीजें मिलनी चाहिए। तो दे आर टेकन ईदर ऑन हूफ और थ्रू रोड, रेल एंड सी। तो ये पर्टिकुलर मेथड्स है जहां पे हम फार्म से एनिमल को ट्रांसपोर्ट करेंगे स्लॉटर हाउस में, या तो बाय फुट उसको लेके जा सकते हैं या हूफ जो यूज करते हैं बर्ड यहाँ पे। अदर मेथड्स क्या हैं, रेल, रोड, या फिर बाय मींस ऑफ सी।
या कहीं कहीं पे फ्लाइट्स का भी हो सकता है, वो जनरली मीट एनिमल्स के लिए नहीं यूज करते हैं हम। सो इसमें जो हमारा मेजर इंपॉर्टेंस ये है कि एनिमल को कोई क्रुएल्टी इस ड्यूरेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो जो क्रुएल्टी टू एनिमल्स हैं वो प्रोसीजर रिकमेंडेड है, उनके ऊपर हमें अडेयर करना पड़ेगा कि अगर कुछ रेल वैगन में हमें किसी पर्टिकुलर एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, तो जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है उससे रिलेटेड वो गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है। ओवर क्राउडिंग वहां पे नहीं होनी चाहिए, मेन चीज ये है, क्योंकि वहां से सफोकेशन वगैरह देख सकते हैं। जनरली आप देखते होंगे कि जो इलीगल जो ट्रक्स पकड़े जाते हैं वहां पे एक ट्रक के अंदर 15-20 एनिमल्स होते हैं, जबकि रिकमेंडेड उसके अंदर 4 to 6 एनिमल्स ही हैं। सो यहाँ पे इस कंडीशन की वजह से क्या है, सफोकेशन है, कोई इंजरी उस पर्टिकुलर एनिमल को हो सकती है। दूसरा, ड्यूरिंग जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो टाइंग और चेनिंग दैट शुड बी अवॉइडेड, एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत फ्रीली अपनी मूवमेंट कर सके, ये पार्ट आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का। सो अगर हमसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो प्री स्लॉटर हैंडलिंग, या प्री स्लॉटर रेस्ट, या प्री स्लॉटर केयर। तो हैंडलिंग के अंदर हम तीनों चीजों की बात करेंगे, रेस्ट की जब बात आएगी या प्री स्लॉटर केयर की बात आएगी वो हम अभी डिस्कस करते हैं। प्री स्लॉटर केयर के अंदर हम क्या क्या चीजें करेंगे। सो प्री स्लॉटर केयर में अब ये मान के चलो एनिमल जो आ गया है वो कहाँ पे आ गया है, लेराज के अंदर आ गया है। तो लेराज के अंदर हमें उसको सफिशिएंट जो रेस्ट है वो प्रोवाइड करवाना है, अननेसेसरी स्ट्रेस अवॉइड करना है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे यहाँ पे लेराज है, यहाँ पे स्लोटर होल है, तो अगर ये दोनों आमने सामने होंगे तो एनिमल्स उसको स्लोटर करते हुए दूसरे एनिमल को देखेंगे, उसकी वजह से भी उनके अंदर स्ट्रेस जो हॉर्मोन्स है वो अननेसेसरी स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होंगे। सो जनरली इसीलिए ये प्रिकॉशन ली जाती है कि जो लेराज है वो स्लोटर होल से डिफरेंट उसमें होता है, गैप होता है, ताकि एनिमल जो दूसरा एनिमल स्लोटर होता है उसको ना देख पाए। सो हमारा पहला मेजर जो काम है प्री स्लोटर केयर के अंदर, दैट इज टू अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस टू एनिमल। कोई भी किसी भी टाइप का अननेसेसरी स्ट्रेस, कोई लाउड वॉइस वहां पे नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा एनिमल मतलब उसको ना देखता हो जो स्लोटर जब किसी पर्टिकुलर एनिमल का हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा क्राई किसी दूसरे एनिमल की ना आनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी जो एनिमल्स हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। देन जो सेकंड पार्ट आ जाता है कि वहां पे उनको पर्टिकुलर रेस्ट प्रोवाइड किया जाए, जितना भी जिस भी ड्यूरेशन की उनकी ट्रांसपोर्ट जर्नी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें रेस्ट प्रोवाइड किया जाए। तो वहां पे जैसे प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर उनके लिए इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो उनका स्लोटर जो है वो नेक्स्ट डे पे है तो उनको सेम डे पे फीडिंग करनी चाहिए। अगर स्लोटर विद इन 12 आवर्स है, वहां पे हम जो फीडिंग है उसको अवॉइड करते हैं, वहां पे एनिमल को फास्टिंग पे रखते हैं। क्यों रखते हैं फास्टिंग पे? मान लो आज के दिन उसका स्लोटर होना है, सो आज के दिन हम उस एनिमल को फास्टिंग पे रखेंगे। क्या हमारा पर्पज है फास्टिंग का, क्यों रखते हैं? बोलो। क्या पर्पस है हमारा, क्यों हम एनिमल को जनरली एट द डे ऑफ स्लोटर जो है वहां पे हम फास्टिंग करते हैं? बताओ, कुछ तो बताओ, क्या हो सकता है? सर इंटेस्टाइन उसकी खाली नहीं हो पाएगी तो वो कंटेमिनेशन हो सकता है उससे। तो जब हमने ड्रेसिंग की बात की वहां पे हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, ई विसरेशन। जब हम उसकी विसरा को रिमूव करते हैं, तो जब विसरा को रिमूव करते हैं तो suppose जैसे लार्ज एनिमल है वहां पे तो बहुत हैवी अमाउंट ऑफ जो है डाइजेस्टा प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन के अंदर। तो अगर वो एम्प्टी नहीं होगी तो जो मसल कंटेमिनेशन है या बैक्टीरिया जो है उनका ज्यादा चांसेस है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो उस मीट को कंटेमिनेट कर देंगे। तो जो फास्टिंग हम करेंगे देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंपॉर्टेंट है ये आपको मेंशन करना है अगर इस टाइप का वर्ड आता है। दूसरा, जब हम उसको सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे जो ब्लीडिंग हम एनिमल की करते हैं वो ब्लीडिंग बड़ी इजीली होगी, इफेक्टिव ब्लीडिंग होगी, और ड्रेसिंग भी बड़ी इफेक्टिव होगी फास्टिंग और वाटर की वजह से। दूसरा, दो कंडीशंस आपने सुनी होंगी जनरली, एक है पीएससी, एक है डीएफडी। इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। एक है पेल सॉफ्ट एक्सुडेटिव और एक है डीएफडी ड्राई फ्रॉम ड्राई, डार्क फ्रॉम ड्राई। तो होता क्या है, जैसे ग्लाइकोजन के रिजर्व्स बॉडी के अंदर या तो मसल्स हैं या फिर लिवर के अंदर हमें रिजर्व देखने को मिलता है। सो अगर एनिमल
जस्ट बिफोर स्लॉटर, सपोज आप एक हंटिंग के बारे में आपने सुना होगा जनरली, जो किन्हीं पर्टिकुलर जब हंटिंग करते हैं तो एनिमल्स बड़ा एक सडन वो जो है रनिंग शो करता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी उसके ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं सारे के सारे, और जो मसल्स के अंदर या लीवर के अंदर ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स। एक डियर की अगर हम बात करें जस्ट बिफोर हंटिंग, वो खूब रनिंग करेगा। सो जब हम मसल टू मीट कन्वर्जन की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो पीएच है मसल या मीट का, वो हम चाहते हैं 6.8 से 5.5 पे आए, लेकिन स्लोली स्लोली आए। बड़ा फास्टली अगर आ गया तो उसकी वजह से प्रोटीन डीनेचुरेशन हमें देखने को मिलेगी। और आपको पता है जो प्रोटीन्स हैं उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो प्रोटीन्स ऑल ऑफ अ सडन अगर डीनेचुरेट हो गए तो जो सारा वाटर उन्होंने होल्ड कर रखा है उस वाटर को रिलीज कर देंगे। सो जब इस टाइप की कंडीशन आती है जहां पे एनिमल एकदम स्ट्रेस के अंदर आ जाता है, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सो सारा जो ग्लाइकोजन है वो एकदम से लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पीएच का ड्रॉप होगा वो दैट विल बी वेरी सडन। तो इस सडन पीएच ड्रॉप की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, जो प्रोटीन डिनेचुरेशन हुई और उसकी वजह से क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, और जो मीट हमें देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पेल सॉफ्ट एक्सुडेटिव। तो ये तो बात हुई हंटिंग एनिमल्स की। एक और स्पीसीज है जो प्रोन है इस पर्टिकुलर कंडीशन पीएससी के लिए, जो है पिग्स। पिग्स के अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है इस कंडीशन के लिए। सो वहां पे हम ये चाहते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर जो ट्रांसपोर्टेशन जर्नी में उनके जो बॉडी ग्लाइकोजन रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो गए हैं, सो उनको सफिशिएंट टाइम दिया जाए, फीडिंग उनकी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि वो ग्लाइकोजन है वो रिप्लेनिश कर पाए अपनी बॉडी का पूरा। और जब पोस्टमार्टम चेंजेस की बात आएगी, जब मसल टू मीट कन्वर्जन होगा, तो जो पीएच का चेंज है वो प्रॉपर वे में हो, ऑल ऑफ ए सडन ना देखने को मिले। सो इसलिए हम easily digestible carbohydrates especially to pigs after long journey to replenish its glycogen content। तो ये कुछ पार्ट आ जाते हैं हमारे प्री स्लोटर केयर के अंदर, जिसके अंदर हमने स्ट्रेस अवॉइड किया, उसको रेस्ट प्रोवाइड किया, देन उसके अंदर फास्टिंग हमने की ताकि जो इंटेस्टाइनल कंटेमिनेशन माइक्रोब्स का वो ना देखने को मिले। और अगर कोई बहुत लॉन्ग जर्नी है तो वहां पे हम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इजीली डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट वो फीड करते हैं ताकि जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स है बॉडी के वो रिप्लेनिश हो जाए। देन फिर प्लीज स्लोटर रेस्ट की बात आ जाती है। हमने वहां पे उसको लहराज में जब केयर के अंदर एक वर्ड डिस्कस किया कि हम सफिशिएंट रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। सो रेस्ट का पर्पस क्या है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द मीट क्वालिटी, कि अगर सपोज एक हमने विदाउट रेस्ट उस एनिमल का डायरेक्ट स्लॉटर कर दिया और उसके अंदर अगर ऐसी पीएससी डीएफडी कंडीशन देखने को मिली, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो मीट क्वालिटी पूरी खराब हो जाएगी, वो मीट कंज्यूम करने के लिए या कंज्यूम करने के लायक नहीं रहेगा। सो हमने जो मीट क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना है। उसके बाद जो ऑफ फीड रख के उसका जो हमने वहां पे डिस्कस किया, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन विद जीआई बैक्टीरिया कीपिंग द एनिमल ऑफ फीड। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग जर्नी है तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट फीड करेंगे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है जहां पे सेम डे पे स्लॉटर है, वहां पे हम उसको फास्टिंग रखेंगे ताकि जो कंटेमिनेशन है वो हमें ना देखने को मिले। देन फटीग की वजह से वहां पे हो सकता है कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नॉर्मली बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो कोई ऐसा इन्फेक्शन कोज कर दे। फटीग की वजह से इम्यूनिटी डाउन होगी, उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस या जो माइक्रोब्स हैं जो बॉडी के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो कोई डिजीज कोज कर दें। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डिजीज है बफलो के अंदर जो स्ट्रेस की वजह से होती है, क्या नाम है उसका, एक्सेस। इसको हम बोलते हैं शिपिंग फीवर। तो ये शिपिंग फीवर क्या है, शिपिंग के ड्यूरेशन में जब ट्रांसपोर्टेशन जब होता है तो एनिमल स्ट्रेस के अंदर आ जाता है, और जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इसका वो नॉर्मल इनहेबिटेंट है नेजोफेरिंग्स का। तो जैसे ही बॉडी स्ट्रेस के अंदर आएगी वो इन्फेक्शन कोज करेगा। कौन सा है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका, इटियोलॉजी।
पास्चुरेला मल्टोसिडा, ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमने उसको सफिशिएंट रेस्ट वहां पे प्रोवाइड नहीं किया तो ड्यू टू फटीग ये चांसेस हैं कि वहां पे इम्यूनिटी डाउन हो और कुछ जो बैक्टीरियाज हैं वो उसकी जो बॉडी के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट है वो कोई ऐसा पर्टिकुलर इन्फेक्शन कोज कर दे जिसकी वजह से जो मीट क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाए। देन प्री स्लॉटर रेस्ट का हमने डिस्कशन किया पीएससी के अंदर, वो क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन लेवल्स हैं उनको रिप्लेनिश करने में हेल्प करेगा, वही काम है। इसकी वजह से क्या जो पीएससी या डीएफडी की कंडीशन है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो प्री स्लॉटर केयर और रेस्ट जनरली दोनों जो टॉपिक्स हैं वो ओवरलैपिंग ही हैं, सिमिलर सी बातें हम दोनों के अंदर कर रहे हैं, कोई अलग से यूनिक नहीं है। कंसेप्ट सिर्फ एक है, थोड़ा सा लैंग्वेज का वेरिएशन उसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर हम अलग वर्ड यूज करते हैं, उसके अंदर अलग वर्ड यूज करते हैं। सो अब हमने उस एनिमल को लेराज में रखा, उसको सफिशिएंट रेस्ट है वो प्रोवाइड कर दिया, उसके जितने भी जो बॉडी रिजर्व्स थे जो हमने रिप्लेनिश करने थे वो रिप्लेनिश कर दिए। जब उसकी फास्टिंग है तो उसकी फास्टिंग जैसे एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन जब इंस्पेक्शन हमने कर दी तो उसके विद इन 12 आवर्स उस एनिमल का स्लॉटर हो जाना चाहिए, विद इन 12 आवर्स। अगर 12 आवर्स से ज्यादा हो जाते हैं तो एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन फिर से दोबारा हमें करना पड़ेगा उस कंडीशन के अंदर। तो जब सब कुछ हो गया है कंप्लीट, जब हमने एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन किया, हम ये कह देंगे कि अब इस एनिमल का जो फीड वो ना प्रोवाइड नहीं किया जाना चाहिए, इसको फास्टिंग पे ले जाते हैं। सो ये जो एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन है ये हम करते कब है, जनरली इंस्पेक्शन ऑफ फूड एनिमल्स प्रायर टू स्लॉटर, जनरली 12 to 24 आवर्स बिफोर। जनरली जो है हम लार्ज एनिमल्स के अंदर जैसे 12 आवर बिफोर करते हैं, तो 12 आवर बिफोर हम ये कह देते हैं कि एनिमल फिट फॉर स्लॉटर है तो इसको फास्टिंग के लिए ले जाया जाए। या इसके अंदर किसी पर्टिकुलर डिजीज के सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इसको आइसोलेशन बॉक्स में ले जाया जाए। इसकी जो है लिम्फ फ्रैक्चर है तो इसको इमरजेंसी स्लॉटर के अंदर ले जाया जाए। तो ऐसे जो जजमेंट्स हैं हम पास करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंस्पेक्शन ऑफ फूड एनिमल्स प्रायर to slaughter 12 to 24 hours before slaughter to check whether they are fit for slaughter or not। तो आपने वहां क्वेश्चन जब देखे होंगे तो देखा होगा वर्ड कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन। एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन जो है वो करते क्यों है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इसके अंदर काम रहता है टू डिटेक्ट द एनिमल सफरिंग फ्रॉम एनी इन्फेक्शियस डिजीज और शेड्यूल डिजीज। कोई नोटिफाइबल डिजीज है जैसे एंथ्रेक्स है या कोई अगर इक्वाइन वगैरह है उनके अंदर ग्लैंडर्स वगैरह है, सो वो डिजीज हमें पता करना, उसके बेसिस पे हम एक तो ये कर सकते हैं कि अगर ऐसी डिजीज किसी एनिमल के अंदर डिटेक्ट हुई है तो जिस पर्टिकुलर फार्म से वो आया है वहां पे भी उनको नोटिफाई किया जाए कि ये केस रिपोर्ट हुआ है, तो आप अपने अदर जो एनिमल्स हैं उनके लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर है, कोई वैक्सीनेशन है, आइसोलेशन है, वो स्टेप्स आप फॉलो करें। तो पहला जो काम है टू डिटेक्ट द एनिमल सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस और शेड्यूल डिजीज। उनके एग्जांपल्स आप कुछ ले सकते हो, एफएमडी है, रेबीज है, एंथ्रेक्स है। दूसरा टू डिटेक्ट डिजीज कॉजिंग इन्फेक्शियस कंडीशन विच में एस्केप ड्यूरिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। कोई ऐसी डिजीज है जो एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन में तो सिम्टम शो करती है, लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं तो वहां पे उस डिजीज से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर सिम्टम हमें नहीं देखने को मिलता। कोई जो बॉडी के अंदर है कोई ऐसे चेंजेस वो प्रोड्यूस नहीं करती, कोई स्पेसिफिक पोस्टमार्टम चेंज हमें उस कंडीशन के अंदर नहीं देखने को मिलता। सो अगर कोई ऐसी डिजीज है तो हम उसको एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन में डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो है प्रिवेंट आउटब्रेक्स ऑफ फूड पॉइजनिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ मीट फ्रॉम एनिमल्स व्हिच वर इल एट स्लॉटर। सपोज किसी के अंदर क्लोस्ट्रीडियम का इन्फेक्शन है किसी पर्टिकुलर एनिमल के अंदर, बीक्यू है या टेटनस वगैरह की कंडीशन है, तो ऐसे पर्टिकुलर एनिमल्स को अगर हमने पास कर दिया, उनका स्लॉटर हो गया, किसी ने पर्टिकुलर जो कुकिंग कंडीशंस है वो मेंटेन नहीं की वहां पे, सो अगर ऐसे एनिमल्स को या जो इल एनिमल्स का मीट जब कंज्यूम करेंगे तो वहां पे चांसेस हैं फूड पॉइजनिंग के जो कंज्यूमर्स हैं उनके अंदर। सो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए भी हम जनरली जो है वो एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन करते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है जो पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन है कि जो हमारी एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन है उसकी बेसिस पे हम मैच करके देखेंगे कि पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन से वो अगर हमें कुछ हेल्प लेनी पड़ती है कि पोस्टमार्टम में सपोज हमें इस टाइप के चेंजेस देखने को मिले, सो एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन में हम जो उसके क्लिनिकल सिम्टम्स है या फिजिकल अपीयरेंस है उसके बेसिस पे उनको कोरिलेट कर सकते हैं। सो इससे जो हमारा पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन है दैट विल बी मोर एफिशिएंट। ठीक है। उसके बाद अगर
डेली जैसे हम कर रहे हैं इस टाइप की एग्जामिनेशन, सो हमें इस चीज का आइडिया लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप के जो डिजीज हैं या किस टाइप के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। वो आइडिया हमें, जैसे किसी पर्टिकुलर लो लाइंग एरिया में फेशियोला प्रिवेलेंट है, सो वहां से जो शीप अगर आती हैं तो वहां पे जब डेली बेसिस पे हम देखेंगे, सो इस पर्टिकुलर डिजीज का हमें आइडिया हो जाएगा कि हम एक जो इंफॉर्मेशन है वो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर डिजीज इन प्रीवलेंट इन दिस पर्टिकुलर रीजन और एरिया जहां से वो एनिमल्स आ रहे हैं। देन फिर टू प्रिवेंट द यूज ऑफ इन्फेक्टेड मीट फ्रॉम एनिमल सफरिंग फ्रॉम फेब्राइल कंडीशन, जहां पे फिवरिश कंडीशन हमें देखने को मिलती है, उन कंडीशन के अंदर उन पर्टिकुलर एनिमल्स का भी जो मीट है हम वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां पे भी चांसेस हैं कि कोई ऐसा माइक्रोब उसकी मसल्स के अंदर प्रेजेंट है जो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो ये 6 पॉइंट है मेजर मेजर, और इनके जो कीवर्ड्स हैं वो हाईलाइटेड है जो आपको याद रखने हैं। क्या हमारा मेन पर्पस है एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन का, ये आपको याद रखना है। जो ये वर्ड्स हैं जो रेड में हाईलाइटेड है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन फैसिलिटीज, क्या क्या फैसिलिटीज हमें चाहिए फॉर कंडक्टिंग एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन। तो फैसिलिटी जो हम करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, जो इंस्पेक्शन करते हैं दैट इज इन लेराज। सो लेराज के अंदर सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए कि हम इंडिविजुअल जो एनिमल है उसका इंस्पेक्शन कर पाए। वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन हमें देखने को मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई जैसे कीटोसिस का केस है तो वहां पे हम उसकी स्मेल से ही डिटेक्ट कर पाए कि जैसे काउ स्मेल है या फ्रूटी स्मेल एसीटोन की वजह से जो आती है, तो वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन अगर नहीं होगी तो हम एक पूरा जो एग्जैक्ट या एक्यूरेट एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन है वो नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर। सो द लेराज शुड बी प्रॉपरली डिजाइन, वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड, ये कंडीशन है। देन दे शुड हैव प्रोविजन फॉर आइसोलेशन पेन्स, कि अगर हम ये डिटेक्ट कर पाए कि इस एनिमल के अंदर सस्पेक्टेड है कि किसी पर्टिकुलर डिजीज के सिम्टम्स अभी अपीयर हो रहे हैं, 2-3 दिन हम वेट करके देखते हैं कि किस टाइप की और कंडीशंस अपीयर होंगी, सो उन एनिमल्स को हमें सेपरेट करना है कहाँ पे, आइसोलेशन पेन्स में। सो लेराज के अंदर ये आइसोलेशन पेन्स जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। देयर शुड बी कॉम्पिटेंट असिस्टेंट स्टाफ फॉर हैंडलिंग लाइव स्टॉक जो भी आ रहा है वहां पे। उसके अलावा एक कॉम्पिटेंट वेटनरी ऑफिसर या मीट इंस्पेक्टर इसको बोल देते हैं, दैट मस्ट बी अवेलेबल। ये कंडीशन हमें चाहिए, एक वेटनेरियन चाहिए, कॉम्पिटेंट वेटनेरियन। सेकंड, कोई जो स्टाफ है जो उन पर्टिकुलर एनिमल्स को हैंडल कर सके। कोई एंटीमोर्टम में क्योंकि अभी वो लाइव है, तो अगर कोई लार्ज एनिमल है तो वहां पे आप इंडिविजुअली हर एनिमल को नहीं चेक कर सकते जब तक कोई कंट्रोल करने वाला ना हो। सो वहां पे क्या होना चाहिए, एक स्टाफ आपके पास होना चाहिए, एक वेटनरी ऑफिसर होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, आइसोलेशन पेन्स वहां पे होने चाहिए, और एक जो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स हैं वो हमें फॉलो करने हैं, और हर जो फाइंडिंग्स है हमारी उसको डॉक्यूमेंट हमें करना है। जैसे हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में करते हैं, सिमिलर जो काम है हम यहाँ पे भी करेंगे। जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम राइट डाउन करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन उनकी करेंगे। और जो स्टैंडर्ड है एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन का, कि जैसे हम हेड से शुरू होके टेल तक जाएंगे, तो उसी पर्टिकुलर वे में हमें एग्जामिन करते चलना है कि आईज एनिमल की कैसी हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी है, टंग कैसी है, लिम्फ नोड जो है वो सुपरफिशियल जो है स्केपुलर लिम्फ नोड वो कैसी हैं, रेक्टल पेल्पेशन, सॉरी जो रूमिनल है उसकी मूवमेंट कैसी है। देन कोई रेक्टल पेल्पेशन पे कोई प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है। सो इस पर्टिकुलर वे में जो भी जिस भी स्लॉटर हाउस का जिस पर्टिकुलर एनिमल को स्लॉटर करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है। और इंडिविजुअली जो उसके लिए पैरामीटर्स बनाए हुए हैं उन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम उसको डॉक्यूमेंट करते चलेंगे, उसको रिकॉर्ड करते चलेंगे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमारी वहां पे आ रही है। देन व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन। तो immediately after the animals arrive at the slaughterhouse, they are sent to Leras where antemortem inspection is carried out in 12 to 24 hours before slaughter by the qualified veterinarian। जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि जैसे एनिमल आया उसको हमने लेराज में रखा, सफिशिएंट रेस्ट प्रोवाइड किया, और वहां पे उसके 12 से 24 घंटे के बाद हम उसका एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन जो है वो या इंस्पेक्शन जो है वो करेंगे। तो इसको जनरली जो है हम 2 स्टेजेस के अंदर एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन को करते हैं। पहला जो है वो जनरल एग्जामिनेशन है। तो जनरल एग्जामिनेशन में सपोज आपके पास 4 एनिमल्स आ गए हैं एंटीमोर्टम, आप एक मीट इंस्पेक्टर हो वहां पे। सो आप उन 4 एनिमल्स को पहले दूर से देखोगे
कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी है, आईज हैं जो ब्राइट हैं या डल हैं, एनिमल की बॉडी मूवमेंट कैसी है, तो जो रेस्ट पे वो कैसा है, और ड्यूरिंग मूवमेंट है कि कोई लेमनेस वगैरह तो वो शो नहीं कर रहा। सो इस टाइप का जो गेट है, पोस्चर है, वो सारी की सारी चीजें हम पहले नोटिस करेंगे जो हमारा जनरल एग्जामिनेशन का पार्ट है। तो एनिमल को हम एग्जामिन करेंगे एट रेस्ट एंड इन मोशन। तो दे आर ऑब्जर्व फॉर गेट, पोस्चर, फटीग एंड दे रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो भी कोई एनिमल अगर अप्रोच करेगा या कोई जो अननोन आदमी है जब वो अप्रोच करेगा तो एनिमल एकदम वहां से दूर भागने की कोशिश करेगा अगर वो एक्टिव है। अगर वो बीमार है, डल है, तो वो ज्यादा उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ऐसी कंडीशन में। देन देर एग्जामिन फॉर अबनॉर्मल बिहेवियर, कोई सर्कलिंग तो वहां पे नहीं है, या जैसे चूइंग मूवमेंट है, किसी भी जो अननोन है या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर वो कोई ऐसा उनके रिस्पॉन्स तो नहीं कर रहा, कोई ब्लाइंडनेस तो हमें नहीं देखने को मिल रही, कोई स्टैगरिंग गेट तो नहीं देखने को मिल रही। तो जो नर्वस साइंस जनरली हम देखते हैं, बेलोइंग वगैरह, उन नर्वस साइंस के लिए हम उस एनिमल को नोट डाउन करेंगे। एबनॉर्मल बिहेवियर इसको कह सकते हैं या फिर नर्वस साइंस। तो इनिशियली हमने देखा उसको दूर से, उसकी कैसी कंडीशन है, देन उसको मूवमेंट में देखा, गेट, पोस्चर वगैरह कैसी अलर्टनेस है, कैसा है। देन जो हम उसको एग्जामिन करेंगे वो कोई नर्वस साइन तो शो नहीं कर रहा। उसके बाद आ जाता है जो हमारा एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम नेचुरल ओरिफिसेस, और इसमें जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कौन सी डिजीज है? एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम नेचुरल ओरिफिसेस। बोलो। एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स के अंदर नेचुरल ओरिफिसेस से हमें क्या देखने को मिलेगा? ब्लड। ब्लड। ब्लड कैसा ब्लड? चेरी रेड। चेरी रेड के अलावा ब्लैक। अनक्लोटेड, जो मेन बात है इससे रिलेटेड, अनक्लोटेड चेरी कलर्ड ब्लड, वो ब्लड क्लोट नहीं होता। तो उसके बाद फिर जो हम उसकी क्या करेंगे, एबनॉर्मल डिस्चार्ज को हम देखेंगे, कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं है। देन लास्ट जो स्टेप आ जाता है कि उस पर्टिकुलर एनिमल के साथ कोई ऐसे क्रुएलिटी की एविडेंस तो नहीं है, जैसे कोई साइन ऑफ ब्रूजेस है, कोई कट है, कोई फ्रैक्चर्ड बोन है जो इंडिकेट करती है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कोई केयरलेसनेस हुई है या एनिमल सफोकेट कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो व्हीकल की कैपेसिटी है उससे बहुत ज्यादा एनिमल वहां पे कर दिए। सो लास्ट में जो हम चेक करेंगे फॉर क्रुएलिटी, तो अगर इनको लिखें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हम चेक करेंगे, रेस्ट, मोशन, या इन दोनों को अगर हम एक बना के लिखें कि रेस्ट एंड मोशन में चेक करेंगे तो उसमें उसका गेट है, पोस्चर है, वो हम चेक करेंगे, कोई फटीगनेस उसके अंदर नहीं है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। उसके बाद हम एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर नर्वस साइंस इसके अंदर देखेंगे। देन एबनॉर्मल डिस्चार्जेस तो कोई उसकी बॉडी से नहीं है, किसी भी कोई जैसे हमने एंथ्रेक्स की बात की, और लास्ट में जो है हम कोई क्रुएलिटी का एविडेंस तो वहां पे नहीं है उसको नोट डाउन करेंगे। तो इसके बेसिस पे जब हमने एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन कर दी तो कुछ हमने जो है अपनी जजमेंट पास की कि इस एनिमल को हमें क्या करना चाहिए। अगर वो एनिमल हेल्दी है तब तो कोई इशू नहीं है, तब हम कह देंगे दिस एनिमल इज फिट फॉर स्लॉटर, फिट फॉर स्लॉटर। तो वो जो एनिमल है वो सीधा चला जाएगा, फिर बाद में जब भी उसका टाइम आएगा उस स्लॉटर होल में चला जाएगा, उसका स्लॉटर हो जाएगा। उसके अलावा दो कंडीशंस है, फिर एक एनिमल हो सकता है डिजीज्ड हो और एक हो सकता है अपेरेंटली हेल्दी या फिर डाउटफुल केसेस। सो इन पर्टिकुलर टाइप को हम कहां ले जाएंगे, आइसोलेशन पेन के अंदर। हम जो डिजीज है वो कंडीशन देखने पड़ेगी, डिजीज कैसी है, किस पर्टिकुलर टाइप की डिजीज है। क्या हम जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करेंगे उसके बेसिस पे और आइडिया लगा सकते हैं कि कोई डिजीज जैसे ब्लू टंग वगैरह है वो जनरलाइज तो नहीं होगी। अब पोल्ट्री की बात करें तो जैसे कोई मेरेक्स डिजीज वगैरह है या रानीखेत डिजीज है, उसके सिम्टम्स जो लोकलाइज्ड हैं या जनरलाइज्ड हैं, तो वो सिम्टम्स तो हमें दिख रहे हैं एंटीमोर्टम में कि इस पर्टिकुलर डिजीज के हैं, लेकिन पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो जनरलाइज सिम्टम्स अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज के आ रहे हैं तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, कंडेम कर देंगे। और अगर पार्शियल है तो उसमें कोई हीट ट्रीटमेंट या उस पार्ट को जैसे पार्शियली कंडेम करके हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हेल्दी एनिमल्स को हम क्या कर देंगे, दे आर
फिट फॉर स्लॉटर। जो अदर हैं उनको हम सेकंड स्टेज में लेके जाएंगे। फर्स्ट वालों का हमारा जनरल इंस्पेक्शन हो गया, अब जो हेल्दी है उनका तो चला जाएगा फिट फॉर स्लॉटर। अपेरेंटली अनहेल्दी या फिर अनहेल्दी एनिमल्स के लिए अब हम क्या करेंगे, डिटेल्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जो हमने डाउटफुल केसेस में डाले, आइसोलेशन पेन में जो एनिमल्स डाले हैं, उनको हम फर्दर एग्जामिनेशन करेंगे। तो उनमें जैसे डाउटफुल है और जो अनहेल्दी एनिमल्स हैं उनको हम पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन करेंगे कि किस टाइप की इलनेस हमें उसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो क्या क्या चीजें हम उसके अंदर से देखेंगे, तो जैसे टेम्परेचर हम देखेंगे, उस कंडीशन के अंदर टेम्परेचर कितना है, पल्स रेट कितना है, रेस्पिरेशन कितना है, वो सारा का सारा हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर किसी को हमें ऐसा लगता है कि फीवरिश कंडीशन है, फेब्राइल कंडीशन है, तो उसको हम जनरली रिटेन्ड फॉर ट्रीटमेंट प्रेफरेबली आउटसाइड द मीट प्लांट। अगर कोई ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है तो उसको हम मीट प्लांट से बाहर ही ले जाते हैं। देन लिम्फ नोड जो है हम उनको पैल्पेट करके देखते हैं, कोई स्वेलिंग अबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन हमें देखती है, थिलेरिया की कंडीशन कोई देखती है, तो उनके बेसिस पे हम उसका ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो प्रोसीड करेंगे। तो जो एनिमल्स हैं जिनका अभी रिसेंट ट्रीटमेंट है या फिर रिसेंट हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट या फिर अभी अंडरगोइंग ट्रीटमेंट है, उनको जनरली हम स्लॉटर नहीं करेंगे जब तक जो उनका ट्रीटमेंट जो कोई पर्टिकुलर वेटनेरियन कर रहा था वो कोई ऐसा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना इशू करे। देन उसकी ब्लड है, यूरिन है, फीसिस है, वो हम उनके सैंपल्स लेंगे। उनके बेसिस पे फिर एग्जामिनेशन करके देखेंगे कि किस टाइप की डिजीज है। किसी डिजीज का अगर कोई पैथोग्नोमिक सिम्टम्स है, क्लिनिकल सिम्टम्स हमें अगर देखने को मिल रहे हैं, तो वो पैथोग्नोमिक हम देखेंगे कि जैसे मिल्क फीवर में है, जो उसकी नेक है उसको वो जो अपने हाइंड क्वार्टर है उसकी तरफ मोड़ के देख कर लेते हैं। तो अगर कोई इस टाइप के स्नैपशॉट एविडेंसेस हम अगर मिलते हैं तो उनको हम नोट डाउन करेंगे। फिर इन सारी चीजों का हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, जिसके अंदर स्पीसीज है, क्लास है, कंडीशन है, मार्किंग्स हैं, और जो भी उनकी कंडीशन है उन सबको हम एक पर्टिकुलर उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो जनरल एग्जामिनेशन में हमने उसकी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन या फिर आप दूर से जो भी आइडिया लगा सकते हैं वो हमने जो फर्स्ट स्टेप है जनरल एग्जामिनेशन है उसके अंदर किया। सेकेंड स्टेज के अंदर जो फिर उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो सारी चीजें हम करेंगे। तो क्लिनिकल में जैसे नॉर्मली अगर कोई केस आपके पास आ जाता है क्लिनिक्स में, वो सारी की सारी चीजें इसमें प्रोसीड करेंगे, जिसके अंदर हम उसका टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, वो नोट डाउन करेंगे। कोई सैंपल की हमें जैसे लिम्फ नोड है उसके बाद लिम्फ नोड इवेलुएट करेंगे। कोई लेबोरेटरी सैंपल्स हमें उसके लिए भेजने हैं तो वो लेबोरेटरी सैंपल्स हम भेजेंगे। कोई पैथोग्नोमिक साइन है उस पर्टिकुलर कंडीशन का या डिजीज का, वो हम नोट डाउन करेंगे। और फिर जो है सारे जो स्टेप्स हैं उनको हम डॉक्यूमेंट करेंगे या रिकॉर्ड कीपिंग उसकी करेंगे। तो अब इनके बाद फिर हमारी फाइनल जजमेंट आएगी कि अब जो फिट फॉर स्लॉटर है वो तो हो गए। उसके बाद फिर जो डिटेल्ड एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे हम इनको फर्दर कुछ डिसीजंस हम लेते हैं कि जैसे फिर पास्ड एंड एक्सेप्टेड जो हमारा पहले वाला था। अब जो डिजीज एनिमल है वहां पे हमने कोई ऐसी कंडीशन देखी जिसके बेसिस पे हमें ये लगा कि ये पर्टिकुलर एनिमल जो है दे आर नॉट फिट फॉर स्लॉटर। जैसे इमेसिएशन अगर वहां पे हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल बोनी स्ट्रक्चर उसके अंदर रह गया, जैसे जोने डिजीज है, जेडी है, अगर उसमें लॉन्ग टाइम से डायरिया अगर चल रहा है तो वहां पे मसल मास नेग्लिजिबल देखने को मिलेगा, वेस्टिंग डिजीज है। टीबी है वो भी वेस्टिंग डिजीज है। तो अगर इमेसिएटेड कंडीशन है, वहां पे सिर्फ बोन्स अगर प्रेजेंट है, तो उस पर्टिकुलर एनिमल के स्लॉटर का फिर कोई पर्पस नहीं है। उसके अलावा कोई एनिमल अगर डेड हो गया इस पर्टिकुलर कंडीशन में, उसको भी हम कंडेम कर देंगे। फीवर अगर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है उस कंडीशन के अंदर भी हम उस पर्टिकुलर जो एनिमल है उसको कंडेम बोलेंगे, रिजेक्टेड बोलेंगे या अनफिट फॉर स्लॉटर। When pregnant animals are considered unfit and not passed for slaughter. Animal with established symptom of disease are not sent for slaughter. Such animals are condemned at antemortem examination. अगर ऐसी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं तो वहां पे जो हम एनिमल्स को रिजेक्ट कर देंगे या कंडेम कर देंगे। कोई प्रेग्नेंट है वो हो सकता है उसको कोई सेल कर दें या फिर जहां से वो आया है वहां पे उसको वापस भेज दें। तो उनका जो इनका डिफरेंट आउटकम्स रहता है वो अलग अलग चीजें हैं। सो हमने एक उसको फिट कर दिया, दूसरे को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन की कंडीशंस हमारे पास हैं। अब जो फिर आ जाती है कैटेगरी सस्पेक्ट की। सस्पेक्ट के अंदर अभी भी हम फाइनल डिसीजन नहीं ले पाए कि इनको जो है हम पास करें या ना करें। तो इसमें दो कंडीशंस हम रखते हैं, दो कैटेगरीज में जजमेंट पास करते हैं। स्लॉटर अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन और
रिटेन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड सो दैट सिम्टम्स डेवलप और सबसाइड, या इनको एक सिंपल वर्ड में रखें तो इन एनिमल्स को हम आइसोलेट कर देते हैं। तो या तो इनके जो सिम्टम्स है वो सबसाइड कर जाएंगे, या अगर कोई सिम्टम्स अपीयर होने हैं तो वो और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे, जिसके बेसिस पे हम जो है वो एग्जैक्ट डिसीजन ले सकें। अगर किसी को रैबिड सिम्टम्स आने हैं तो वो 2 या 4 दिन के अंदर वो रैबिड सिम्टम्स आएंगे। फीवरिश है तो उस फीवरिश कंडीशन के अंदर जो है, अगर इंटरमीडिएट लेवल का फीवर है तो 2-3 दिन के अंदर वो फीवर सबसाइड कर जाएगा। सो इसके बेसिस पे हम 2 डिसीजंस लेते हैं, स्लॉटर अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन या फिर सस्पेक्ट की जो कंडीशन है, स्लॉटर अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन या फिर रिटेन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम या आइसोलेशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद फिर स्पेशल कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो सस्पेक्ट सर्कमस्टांसेस में बनती हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्लॉटर अंडर स्पेशल प्रिकॉशंस में तो कोई सिम्टम ऑफ डिजीज है, डिलेड है, तो वहां पे अगर किसी को कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, कोई फेब्राइल कंडीशन है, तो वहां पे एनिमल फैटिग्ड है, वहां पे हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। सेग्रीगेटेड स्लॉटर, कोई ऐसी कंटेजियस डिजीज है जो एनिमल टू एनिमल तो ट्रांसफर हो सकती है लेकिन ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफर नहीं होती, या उसके बेसिस पे हम जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करके देखेंगे कि कंडीशन जनरलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो सस्पेक्ट के अंदर फिर ये 3 पर्टिकुलर आउटकम हमारे हो सकते हैं, स्पेशल प्रिकॉशंस, डिलेड और डिटेन्ड, मतलब इसमें जो आइसोलेशन हम करेंगे उनका, और सेग्रीगेटेड स्लॉटर उस पर्टिकुलर एनिमल का एक इंडिविजुअली हम अलग से स्लॉटर करते हैं। देन फिर आ जाता है कैजुअलिटी एंड इमरजेंसी स्लॉटर। अब कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि हमने शुरू में डिस्कशन किया कि हमारा जो पर्पस है वो एनिमल को अननेसेसरी स्ट्रेस या जो पेन है वो अवॉइड करना है। तो अगर वो कोई एक्यूट पेन के अंदर एनिमल है तो वहां पे हम उसको लहराज से सीधा जो इमरजेंसी स्लॉटर हाउस है वहां पे ले जाते हैं, वहां पे उसको वेट नहीं करना पड़ता, उस एनिमल को हम डायरेक्टली स्लॉटर कर देते हैं। जब एनिमल किसी एक्यूट पेन और सफरिंग कंडीशन के अंदर है वहां पे हम क्या करेंगे, इमरजेंसी स्लॉटर। अब वो एक्यूट कंडीशन कैसी हो सकती है, वो हो सकता है कोई फ्रैक्चर हो, सीवियर कोई इंजरी हो, या फिर पोस्टमार्टम प्रोलैप्स हो, यूट्राइन प्रोलैप्स। उस कंडीशन के अंदर हम उसको क्या करेंगे, क्योंकि ये जो कंडीशंस है ये सारी की सारी क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग है और पेनफुल कंडीशंस है, इमीडिएट डेंजर है इन कंडीशंस के अंदर, तो इनको हम इमरजेंसी के अंदर लेके जाएंगे। दूसरा एक है कैजुअलिटी स्लॉटर, जिसके अंदर एनिमल को कोई एक्यूट पेन नहीं है या कोई इमीडिएट डेंजर ऑफ डेथ नहीं है, लेकिन कोई क्रोनिक कंडीशन है जो उसको अफेक्ट कर रही है, जैसे पोस्टमार्टम पैराप्लेजिया, कोई पैरालिसिस है, मिल्क फीवर की कंडीशन है। उस कंडीशन के अंदर एनिमल को एक्यूट डेथ की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एनिमल पैरालाइज कंडीशन में तो है, तो कुछ टाइम बाद उसको जो बेड सोर्स वगैरह है वो कंडीशन देखने को मिलेगी। कोई ट्यूमर्स है सपोज उसके, या फिर ऑब्ट्यूरेटर पैरालिसिस है। जनरली इस कंडीशन के अंदर हमारे पास कैजुअलिटी स्लॉटर के अंदर जो आते हैं वो पैरालाइज्ड एनिमल का हम डिस्कशन करते हैं, और इमरजेंसी स्लॉटर के अंदर फ्रैक्चर है, या जैसे पोस्टमार्टम प्रोलैप्स की कंडीशन है, या कोई लाइटनिंग स्ट्रोक उसके अंदर हुआ है, बर्निंग कंडीशन या बर्न्स वगैरह हुए हैं, वो सारे के सारे हमारे किस कंडीशन के अंदर आ जाएंगे, इमरजेंसी स्लॉटर के अंदर। उसके अलावा जैसे कोई अलग स्पीसीज हैं, जैसे हम बात करें स्मॉल एनिमल्स की, जैसे अगर पिग्स की बात करें तो वहां पे कोराइनी बैक्टीरियम पायोजेनेस की वजह से अगर एब्सेस फॉर्मेशन है, या प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया और एंटेरोटॉक्सीमिया अगर हमें शीप एंड गोट के अंदर देखने को मिलता है, इंजरीज एंड अफेक्शंस ऑफ अडर की कोई पर्टिकुलर ऐसा शार्प ब्लेड था या शार्प वायर थी जिसने अडर को बीच में से काट दिया, जिसकी वजह से बड़ी सीवियर जो है ब्लीडिंग हमें देखने को मिल रही है। सो उन पर्टिकुलर एनिमल्स को भी हम किस कंडीशन के अंदर स्लॉटर कर सकते हैं, इमरजेंसी स्लॉटर के अंदर। मतलब उसमें कुल मिला के वही बात है, हमें अपनी जो अपने उस पे जजमेंट लेना पड़ेगा कि ये कंडीशन जो है वो इमरजेंसी के अंदर आती है, लाइफ थ्रेटनिंग में है या नहीं है। तो लाइफ थ्रेटनिंग में अगर है तो हम उसका कैसे स्लॉटर करेंगे, इमरजेंसी स्लॉटर। और अगर ऐसी कंडीशन है जहां पे इमीडिएट रिस्क ऑफ डेथ नहीं है या कोई एक्यूट पेन नहीं है उस कंडीशन के अंदर, तो उसको हम कहाँ करेंगे, कैजुअलिटी स्लॉटर के अंदर। तो ये हमारी सारी जो जजमेंट्स है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन। तो अगर इसको सम अप करें तो
दो वे में हम एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन करेंगे, एक जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन। जनरल में हमने डिस्कशन किया कि फिजिकली हम दूर से उसको इवेलुएट करेंगे कि कोई एबनॉर्मल कोई चीज तो नहीं हमें दिख रही, कोई सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे, अगर वो ऐसा नहीं है तो हम उसको फिट फॉर स्लॉटर कर देंगे। अगर कोई ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है तो उसको हम क्या करेंगे, सस्पेक्टेड कैटेगरी में लेके डिटेल्ड एग्जामिनेशन उसकी करेंगे। तो डिटेल्ड में जो भी क्लिनिकल इवेल्युएशन है वो क्लिनिकल इवेल्युएशन करेंगे। तो डिटेल के बाद फिर हो सकता है कि हम उसको रिजेक्ट कर दें, प्योरली रिजेक्ट कर दें, या उसको आइसोलेशन पेन के अंदर ले जाएं, या फिर उसका जो है सेग्रीगेटेड स्लॉटर करें, दूसरे एनिमल से अलग उसको स्लॉटर करें, या कुछ और कंडीशंस उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं, जैसे इमरजेंसी स्लॉटर और कैजुअलिटी स्लॉटर। सो ये पार्ट था हमारा रिलेटेड टू एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन। अब इसमें आप अगर कुछ पूछना चाहो, कोई चीज, कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हो। सर एक वो बताया था स्लॉटर अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, वो किस केस में था? स्लॉटर अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन कोई ऐसी डिजीज है, जैसे सेग्रीगेटेड स्लॉटर की आप बात मान लो कि जो अदर एनिमल्स है वहां पे कंटेजियस डिजीज है, कोई ऐसी डिजीज है जो दूसरे एनिमल्स को स्प्रेड कर सकती है। सो वहां पे जो हम स्ट्रिक्ट सुपरविजन, जितने भी हाइजेनिक मेजर्स हम ले सकते हैं, वो कंडीशन हम उसके अंदर फॉलो करेंगे। या हमें अभी भी श्योरिटी नहीं है कि जब हम इसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करेंगे तब हम ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन जो है वो प्योरली यही डिजीज हमें इसके अंदर देखने को मिली है। तो वहां पे भी जितने जो भी पीपी किट है या कोई भी प्रिकॉशनरी कोई भी चीज है, वो अगर ह्यूमन की जो हेल्थ है उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, या अगर कोई अदर एनिमल है उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। तो उन कंडीशंस के अंदर हम जो है स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर करते हैं। जैसे अगर किसी पर्टिकुलर बर्ड्स के अंदर रानीखेत के सिम्टम्स अगर दिखते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि अगर स्लॉटर के बाद उसकी मसल्स का इवेल्युएशन करेंगे या बॉडी पार्ट्स का इवेल्युएशन करेंगे, अगर जनरलाइज्ड नहीं है तो हम हो सकता है उसको कंटिन्यू कर सकें, या फिर उसको कोई ही ट्रीटमेंट देके या पार्शली कंडेम करके यूज कर सकें। लेकिन अगर वहां में हमने उस एनिमल को एज सच या बर्ड को छोड़ दिया, तो जो उसके अंदर से जो वायरस है वो सारे बर्ड्स को अफेक्ट कर देगा। तो उन पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर हम उसको स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर उसको उस पर्टिकुलर जो बर्ड है या एनिमल है, कोई एनिमल के अंदर अगर ऐसी कंडीशन है, तो वहां पे उसको स्लॉटर करेंगे ऐसी कंडीशंस में। पर सर जिनको ऐसी इंफेक्शियस डिजीज है उनका पास कर देते हैं स्लॉटर? इनमें दो चीजें होती हैं, देखो, जैसे एक डिजीज है ब्लूटन, काफी इंफेक्शियस है, या अगर हम पोल्ट्री की बात करें तो रानीखेत काफी इंफेक्शियस है। सो इनमें जब हम क्या देखते हैं, जो सिम्टम्स की लोकेशन कितनी है, किस हिसाब से सिम्टम्स हैं उनके, अगर वो जनरलाइज सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं तब हम उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे या कंडेम कर देंगे। लेकिन अगर इन्फेक्शियस कंडीशन के अंदर भी जो सिम्टम्स हैं, या अभी जैसे डिजीज स्टार्ट हुई है और जो मसल्स हैं या जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अफेक्ट नहीं हुए, तो उसमें जैसे हीट ट्रीटमेंट एक ऑप्शन होता है कि हम हीट ट्रीटमेंट करके उन पार्ट्स को यूज कर सके, या जो अफेक्टेड पार्ट है सिर्फ उस अफेक्टेड पार्ट को रिमूव कर दें, बाकी सारे पार्ट को यूज कर सकें जहां पे हमें क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं देखने को मिलती। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर भी है जनरली हम वो एक स्ट्रिक्ट है। कुछ ऐसी डिजीज हैं जहां पे जैसे रेबीज है, एफएमडी दिख गई तो हम उसको डायरेक्टली क्या करेंगे, कंडेम कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज हैं जहां पे हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम उसको पार्शियली कंडेम कर सकते हैं, पार्शियली उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बनती है। सब इन्फेक्शियस डिजीज के लिए ऐसा नहीं है कि सारी जो इन्फेक्शियस डिजीज मिली तो हम उनको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये पोस्टमार्टम में हम कंप्लीट देखेंगे कौन सी डिजीज में हम पार्शियल कंडेम करेंगे, कौन सी में कंप्लीट कंडेम करेंगे। ठीक है, यस। और कोई बात आपको पूछनी हो तो, जो जैसे कॉमन डिजीज जो हम एनकाउंटर करते हैं ड्यूरिंग एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन, तो जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे एंथ्रेक्स का हमें पता लग जाता है, टीबी है, एफएमडी है, ब्रुसलोसिस है, एवियन इन्फ्लुएंजा है, साल्मोनेला है, स्वाइन फीवर, एलएसडी, रेबीज, या फिर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, कोई टीनियसिस है, कोई इस टाइप की कंडीशन अगर होती है, फेशियोला वगैरह, उनको हम एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन में कोई शीप के अंदर जैसे अगर बोटल जा कंडीशन है तो हमें सस्पेक्ट जाता है कि वहां पे कोई फेशियोलोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। रेबीज में वो नर्वस साइन शो करेगा। लंपी स्किन है तो वहां पे जो लम्प्स या फिर जो स्किन के ऊपर नोड्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे।
स्वाइन फीवर के अंदर उसके जो साइनोसिस हमें देखने को मिलेगी, जो ईयर्स हैं या स्किन के ऊपर पैचेस देखने को मिलेंगे ब्लू। साल्मोनेलोसिस जनरली पोल्ट्री के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो वहां पे डायरिया टाइप कंडीशन देखने को मिलेंगी। एवियन इन्फ्लुएंजा सिमिलरली पोल्ट्री के अंदर, तो वहां पे भी जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। एंथ्रेक्स में हमें जो अनक्लोटेड ब्लड है वो, ट्यूबरकुलोसिस के लिए अगर किसी पर्टिकुलर टाइप की है तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। या कोई टेस्ट हम अगर वहां पे कोई परफॉर्म करते हैं, डिटेल जब एग्जामिनेशन करते हैं, सो वहां पे हमें इन पर्टिकुलर डिजीज का आइडिया लग सकता है। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉमनली जो डिजीज हमें एनकाउंटर होती है ड्यूरिंग एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन, सो वहां पे हम ये सारी चीजें जो है वो मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ये सारी मोस्टली जो है वो आउटब्रेक्स की फॉर्म में ही अपीयर होती है। देन अब हमने एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन कर दिया और एनिमल लहराल से कहां चला गया, अब स्लॉटर होल के अंदर, जहां पे एक्चुअल स्लॉटर होना है, स्लॉटर होल। अब इस स्लॉटर होल के अंदर अगर हम एबेटोयर की बात करें या साइंटिफिक अगर मेथड है, तो यहाँ पे हम स्टनिंग का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। स्टनिंग का प्रोसीजर क्या है, हम उस एनिमल को क्या करेंगे, अनकॉन्शियस करेंगे। अनकॉन्शियस के डिफरेंट मेथड्स हैं दैट विल स्टडी हियर। अनकॉन्शियस हमें करना है उसको, ठीक है। तो अनकॉन्शियस, अब स्टनिंग क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जनरली जो हम इसके लिए यूज करते हैं। सो स्टनिंग जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनिमल अनकॉन्शियस प्रायर टू स्लॉटर। ये है मेन जो है पर्पस। क्या है पर्पस, है कि एनिमल को हमें पेनलेसली किल करना है, कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई कंडीशंस जो है वो हमें उसके जो मीट है या ओफल्स हैं, जो एडिबल पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर ना देखने को मिली। इसके अलावा ये जो स्टनिंग है ये क्या करती है, एनिमल को जो सिडेट या फिर अनकॉन्शियस कर देती है, तो इसलिए जो एनिमल हैंडलर्स हैं उनको कोई इंजरी का रिस्क नहीं होता इस पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से, और जो अननेसेसरी डिस्कम्फर्ट है वो सारा डिस्कम्फर्ट भी हम स्टनिंग की वजह से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिमिलर सेम चीज रिपीट होगी। तो इसमें हमारा मेन पर्पस यही है कि हम प्रायर टू स्लॉटर एनिमल को अनकॉन्शियस करें। जो मेन हमारा मोटो है वो है पेनलेस किलिंग। सबसे पहला काम तो हमारा यही है। सेकंड और कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं कि हम जो मीट क्वालिटी है, अगर वो किसी पर्टिकुलर इस वे में इम्प्रॉपर अगर ब्लीडिंग वहां पे होती है तो वहां पे मीट क्वालिटी अफेक्ट होती है। स्टनिंग हम जब करके करेंगे तो हमारी जो ब्लीडिंग जब करेंगे तो प्रॉपर ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मीट क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है। तो मेथड्स ऑफ स्लॉटर जनरली हम 4 मेथड्स यूज करते हैं। एक तो कोई हैमर है, वो हैमर लिया हमने और एनिमल के जो फ्रंटल बोन है वहां पे हमने मारा, तो उसकी वजह से कुछ जो पार्ट के जो मोटर कॉर्टेक्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो ब्रेन के पास नहीं पहुंच पाता। दूसरा, कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे हमने ब्रेन को, जैसे कई एनिमल्स के अंदर या कई कंट्रीज के अंदर जो है ब्रेन को खाते हैं, अगर ब्रेन हमें नहीं यूज करना फॉर जो दिस पर्पज एडिबल पर्पसेस, तो जैसे हमने फ्रंटल बोन डैमेज की तो एक रोड लेके हम उस ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से कंप्लीट अनकॉन्शियस हमें देखने को मिलती है। दूसरा, करंट हम पास कर सकते हैं, करंट की वजह से जो मोटर कॉर्टेक्स है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है गैस हम यूज कर सकते हैं, जैसे CO2 पिग्स वगैरह के अंदर हम गैस यूज करते हैं। यह एक टाइप की होती है वाटर जेट स्टनिंग की। जैसे हमने फ्रंटल, जैसे ये वाला जो मेथड है हमारे पास, जिसमें हमने हैमर का यूज किया था या कैप्टिव बोल्ट का यूज किया था, वहां पे हम हाई प्रेशर स्ट्रीम यूज करें, उसके अंदर इतना प्रेशर हो कि वो जो फ्रंटल बोन है उसको डैमेज कर दे। सो वो भी एक मेथड है, फ्री स्ट्रीम मेथड, जिससे हम कर सकते हैं। तो अब एक एक करके मेथड्स ऑफ स्टनिंग देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास परकसिव स्टनिंग मेथड, परकसिव स्टनिंग डिवाइसेस या परकसिव स्टनिंग मेथड। सो इसके अंदर हम कोई ऐसा हार्ड ऑब्जेक्ट लेंगे जिसको हम सीधा जो उसके हेड के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। सो वो हमारे पास क्या हो सकता है, एक वुडन हैमर हो सकता है या फिर कैप्टिव बोल्ट हो सकता है, जिसके अंदर हम एक पिस्टल यूज करते हैं, जो वो डायरेक्टली उसके एनिमल के इस पर्टिकुलर अलग लोकेशन है वहां पे प्लेस करते हैं और फायर कर देते हैं। सो रिकॉइलिंग उसके अंदर जो होती है वो क्या बोलते हैं इसको, जो मूवमेंट उसके अंदर पिस्टल के अंदर होती है, बोल्ट बोल दो, तो रिकॉइलिंग है वो एक बार आएगा उसके बाद दोबारा वो चला जाएगा। तो इसके अंदर हमारा मेन जो पर्पज रहता है कि द ब्लो शुड नॉट डैमेज द फ्रंटल बोन एज इट मे कॉज ब्रेन हेमरेजेस। तो अगर जो फ्रंटल बोन है डैमेज होगी तो वहां पे हेमरेजेस हमें देखने को मिलेंगी, मसल्स में भी हेमरेजेस देखने को मिलेंगी।
तो मेन जो हमारा पर्पस है जनरली जो इसके अंदर हम यूज करते हैं वो कैप्टिव बोल्ट यूज करते हैं, वुडन हैमर कम यूज करते हैं। तो जब अब ये हमने कैप्टिव बोल्ट यूज किया या जो वुडन हैमर यूज किया, ये दो टाइप का हो सकता है, या तो ब्लंट है या फिर शार्प हेड है। तो शार्प हेड तो क्या करेगा, फ्रंटल जो बोन है उसको पेनिट्रेट करके ब्रेन को डैमेज कर देगा। तो ये जो है हमारा जनरली जहां पे हम जो ब्रेन को जब एडिबल वे में यूज नहीं करते वहां पे हम शार्प हेड यूज कर सकते हैं। ब्लंट है जहां पे कंकशन की वजह से काम करेगा, सडन जर्क लगेगा तो उसकी वजह से ब्रेन जो है वो डैमेज नहीं होता और ब्रेन यहाँ पे एडिबल रहता है, उसको हम ईटिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा पहले परकशन, परकशन के अंदर हमारे पास दो आ गए हैं, जो दो चीजें यूज करते हैं, हैमर या फिर कैप्टिव बोल्ट। अब इनको जो हमने अगर कैप्टिव बोल्ट का एग्जांपल लेके चलें तो ये हो सकता है पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग के अंदर क्या होगा, वो जो ब्रेन है उसको डायरेक्टली डैमेज करेगा और नॉन पेनिट्रेटिंग के अंदर वो नहीं डैमेज करेगा। तो नॉन पेनिट्रेटिंग में हमारा जो ब्रेन है वो एडिबल रह जाता है। पेनिट्रेटिंग क्या करेगा, पेनिट्रेट फ्रंटल बोन, अल्टर इंट्राक्रेनियल प्रेशर और ब्रेन ट्रोमा हमें देखने को मिलता है। तो ये जो दोनों मेथड्स हैं, या कैप्टिव बोल्ट है ये जहां पे जिस स्पीसीज के अंदर जो फ्रंटल बोन है अगर वो थिन होगी वहां पे तो ये कामयाब हो जाता है, लेकिन जहां पे फ्रंटल बोन काफी थिक है और उसको जो भी जर्क हम देंगे उसको वो बियर कर जाएगी, तो उन कंडीशंस के अंदर जो ये बोल्ट मेथड है हमारा कैप्टिव बोल्ट मेथड वो इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो जनरली इनको हम कैटल एंड शीप के अंदर तो यूज कर लेते हैं, लेकिन पिग्स और बुल्स के अंदर इसको यूज नहीं करते, क्योंकि वहां पे हमें क्या देखने को मिलती है, थिक फ्रंटल बोन देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मेंशन करना है कि कैटल एंड शीप के अंदर या फिर गोट के अंदर हम इनको यूज कर लेंगे, लेकिन पिग्स एंड बुल्स उनके अंदर जनरली हम इस पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्टनिंग को यूज नहीं करते, क्योंकि वहां पे हमें थिक फ्रंटल बोन देखने को मिलती है जो ब्रेन है उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आने देगी। देन कैप्टिव बोल्ट से जब हमें शूटिंग करनी है तो इसके लिए अलग अलग लोकेशंस हैं अलग अलग स्पीसीज के अंदर, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। जैसे काऊ की अगर हम बात करें तो वहां पे हॉर्न से एक लाइन ड्रॉ करेंगे डायगोनली दूसरी आई की तरफ, और इससे यहां करेंगे तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे हम जो है जो बोल्ट है या गन है वो रखेंगे और फायर करेंगे। काउज के अंदर क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के स्लाइटली लोअर हम जो है वो यूज करते हैं टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर बुल्स एंड एनिमल्स है जहां पे जनरली हम अवॉइड करते हैं ऐसी कंडीशन, लेकिन फिर भी अगर यूज करें तो 15 mm टू द साइड ऑफ रिज विच रन्स डाउन द सेंटर ऑफ फोरहेड, जहां से ये रन कर रहा है उसके इस साइड या इस साइड 15 mm हम जो फायर करते हैं। तो अगर कैटल की बात करें टिपिकली तो ये हमने लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे हॉर्न है यहाँ पे आई है। सो अगर अडल्ट कैटल है काउ है तो वहां पे हमारी साइट ये हो गई, ठीक है। अगर काफ है तो वहां पे हमारी साइड ये हो जाएगी, और अगर अडल्ट एनिमल्स हैं या ना सॉरी ओल्ड एनिमल्स हैं या बुल हैं तो या तो इस साइड या फिर इस साइड, ये हमारी साइड ऑफ जो बोल्ट है वो हो जाएगी, यहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। ये है हमारा कैटल के लिए। देन शीप एंड गोट, तो शीप एंड गोट के अंदर जैसे हॉर्न और डी हॉर्न दोनों कंडीशन, हॉर्नलेस है और हॉर्न। तो यहाँ पे जैसे यहाँ जो है हॉर्न बर्ड्स हैं तो यहाँ पे जो है इसका रिज है, तो पिस्टल एट द टॉप ऑफ द हेड एम टुवर्ड्स गलेट, और यहाँ पे जो हॉर्न है उनके अंदर जो रिज है बिटवीन द हॉर्न्स उसमें हम वहां पे लोकेशन प्लेस करते हैं, और जो गलेट है वहां नीचे की तरफ मतलब इसको फायर करेंगे हम। ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है हॉर्न डी हॉर्न में। सो कैटल के अंदर जो है हम वो फ्रंट से यूज करते हैं, शीप के अंदर जो है वो हम जो हमारा जो ये बैक का एरिया है जहां पे हॉर्न्स के बीच का जो रिज है उसको यूज करते हैं, और वहां से हम यहां से फायर करेंगे, ऊपर तो नहीं शायद इसी डायरेक्शन में करेंगे फायर, यहां से वो जो ब्रेन का पार्ट है वो डैमेज हो जाएगा। देन पिग्स एंड हॉर्सेस, पिग्स के अंदर वैसे जनरली क्योंकि थिक फ्रंटल बोन होती है हम यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर करें तो जो आईज का जो लेवल है उससे 2.5 सेंटीमीटर अबव हम फायर करते हैं। और हॉर्सेस के बीच में जैसे हमने कैटल के बारे में बात की, अगर हम ऐसे डायगोनली ड्रॉ करें तो जो इंटरसेक्शन होता है 1 सेंटीमीटर अबव द इंटरसेक्शन जो है हम जनरली
जो फायर है वो करते हैं बोल्ट की। सो ये कुछ कंडीशंस हैं, एक डायग्राम से अगर आप समझ पाओ तो डायग्राम से, अदरवाइज इजी मेथड में तो जो कैटल का है उसका इजी है, हॉर्सेस का इजी है, और आप शीप की अगर बात करें तो हॉर्न डी हॉर्न को ना करके सिंपल एक लिख सकते हैं शीप में, कि जो बिटवीन द रिज, जो हॉर्न के रिज के जो हॉर्न्स के बीच में रिज होता है वहां की साइड जो हम प्रेफर करते हैं, और जो फायर करते हैं टुवर्ड्स गलेट करते हैं, और आईज पिग्स के केस में जो करते हैं वो आईज से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, हॉर्सेस में 1 सेंटीमीटर ऊपर। तो ये जनरली साइट्स हैं फॉर स्टनिंग। अब एक कंडीशन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं पिथिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मेंशन कर दी है। इस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, जब कैप्टिव बोल्ट से हमने एनिमल को स्टन कर दिया, उसकी फ्रंटल बोन डैमेज हो गई, सो हम एक क्या करते हैं, लॉन्ग रोड लेते हैं जिससे जो मेडुला ओब्लोंगेटा है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि जो उसकी मस्कुलर एक्टिविटी है उसको हम मिनिमाइज कर सकें, टू डिस्ट्रॉय मेडुला ओब्लोंगेटा। लेंथ जो होती है इसकी जनरली नॉट मोर देन 0.6 मीटर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जनरली जो कंडीशन हमें देखने को मिलती है, अगर पिथिंग प्रॉपर नहीं हुई तो वहां पे स्लोटर स्प्लीन की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसमें क्या होगा, जो स्प्लेनिक नर्व है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलता है, और जो स्प्लीन है वहां पे हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। एनलार्ज स्प्लीन है, कंजस्टेड स्प्लीन देखने को मिलेगा, जिसको हम नाम दे देते हैं स्लोटर स्प्लीन का। तो इसके अंदर जैसे रोड की लेंथ हम याद रख लेते हैं, एक बार याद रख लोगे तो हो जाएगी, 0.6 मीटर की रोड लेते हैं, और जहां से कैप्टिव बोल्ट से हमने डैमेज किया है वहां से इंसर्ट करके क्या करेंगे, मेडुला ओब्लोंगेटा को डैमेज कर देंगे, ताकि जो मस्कुलर रिफ्लेक्स है, मस्कुलर एक्टिविटी है, उसको मिनिमाइज कर सकें। लेकिन अगर हमने प्रॉपर नहीं किया तो वहां पे स्प्लेनिक नर्व वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगी, जिसकी वजह से स्प्लीन जो है दैट विल बी कंजस्टेड एंड एनलार्ज, उसको हम बोलेंगे स्लोटर स्प्लीन। इंपॉर्टेंट। देन फ्री बुलेट मेथड आ जाता है कि एक जैसे हमने बात की, यहाँ पे हमने कैप्टिव बोल्ट यूज किया था, यहाँ पे हम डायरेक्ट एक बुलेट यूज करेंगे जो डायरेक्टली एनिमल को किल कर देगी, तो यहाँ पे ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दिस इज नॉन एडिबल और चांस ऑफ इंजरी टू ऑपरेटर। इसके अलावा मैंने जो प्रेशर स्ट्रीम की बात की, वो प्रेशर स्ट्रीम भी हम यूज कर सकते हैं फॉर स्टनिंग पर्पज। अब उसके बाद दो और चीजें आ जाती हैं, एक है यूज ऑफ CO2 एनेस्थीसिया और दूसरा है इलेक्ट्रिकल स्टनिंग। तो जनरली जो हम प्रेफर करते हैं वो इलेक्ट्रिकल स्टनिंग प्रेफर करते हैं। गैसियस एनेस्थीसिया या CO2 एनेस्थीसिया जो हम यूज करते हैं वो किसके अंदर यूज करते हैं, जनरली पिग्स के अंदर हम यूज करते हैं, क्योंकि फ्रंटल बोन वहां पे थिक थी तो हम कैप्टिव बोल्ट यूज नहीं कर पाते। और जो अवॉइड करते हैं ये शीप के अंदर अवॉइड करते हैं, क्योंकि वूल जो है वो काफी ज्यादा CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसकी वजह से हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हमें चाहिए, तो वेस्टेज हमारा ज्यादा है। अनइकोनॉमिकल मेथड बिकॉज ऑफ वूल, मच ऑफ CO2 इज वेस्टेड। ठीक, तो पिग्स के अंदर जनरली हम यूज करते हैं CO2 को, कंसंट्रेशन कितनी यूज करते हैं, 70% CO2, ये इंपॉर्टेंट है। और जनरली जो इसको यूज करते हैं वो 45 सेकेंड टू 1 मिनट का जो टाइम होता है, उस ड्यूरेशन के लिए हम एनिमल को इस पर्टिकुलर गैस से एक्सपोज करते हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं कि इमीडिएटली हमें ब्लीडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसका जो टाइम है जो एनेस्थीसिया प्रोवाइड करता है, विद इन 1.5 मिनट्स, 1.5 मिनट के अंदर अंदर वो एनिमल जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस है वो रीगेन कर लेता है। सो जो ब्लीडिंग है जनरली 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर ही जनरली हम कर देते हैं, क्योंकि अगर 1.5 जो है मिनट्स अगर क्रॉस कर गए तो उसके अंदर, उस कंडीशन के अंदर हमें जो एनिमल है उसके अंदर कॉन्शियसनेस दोबारा देखने को मिल जाती है। तो इस पर्पज के लिए जो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ब्लीडिंग शुड बी डन विद इन 30 सेकेंड्स, अदरवाइज रिकवरी अकर्स इन 1.5 मिनट। तो CO2 की अगर बात करें तो जनरली 70% हम यूज करते हैं, 1 मिनट आप मान लो 1 मिनट के लिए एक्सपोज करते हैं। पिग्स के अंदर जनरली यूज करते हैं, ब्लीडिंग 30 सेकेंड्स के अंदर हमें करनी है, और रिकवरी जो हो जाती है 1.5 मिनट्स में। शीप के अंदर यूज नहीं करते क्योंकि वूल की वजह से काफी ज्यादा लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं। देन इलेक्ट्रिकल स्टनिंग, जो कॉमनली हम मेथड जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिकल स्टनिंग है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, कितने वोल्ट का, 75 to 120 इज पास्ड फॉर 15 to 70 सेकेंड्स। ये टाइम ड्यूरेशन है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है, 75 to 120 वोल्ट
और जो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे होगा दैट विल बी 15 to 70 सेकेंड्स। करंट जो है वो कहां से पास होगा, या फिर जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कहां प्लेस हम करेंगे, हाइंड पार्ट ऑफ द एनिमल हेड इन द रीजन ऑफ पैराइटल बॉक्सेस बाय पंचरिंग द स्किन। तो स्किन को जब हम पंचर करके डायरेक्टली ये रखेंगे जो इलेक्ट्रोड्स हैं, तो वहां पे जो हाइंड पार्ट है एनिमल हेड है, जहां पे पैराइटल बॉक्सेस हैं, वहां पे करंट पास होगा, जिसकी वजह से एनिमल अनकॉन्शियस हो जाएगा फॉर अ टाइम ऑफ 5 मिनट्स। इट इज इनफ टू ट्रांसफर द एनिमल फ्रॉम स्टनिंग पेन टू ब्लीडिंग पेन। लेकिन जिन पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर थिक हेयर्स हमें देखने को मिलते हैं, जहां पे थिक हेयर्स होंगे जैसे पिग्स के अंदर, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी और वहां पे ये सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। तो फिग्स के अंदर फ्रंटल बोन थिक देखने को मिलती है। दूसरा जो हेयर्स हैं वो भी उस एरिया में थिक देखने को मिलते हैं, या जैसे बफलो के अंदर भी काफी ज्यादा थिक हेयर्स देखने को मिलते हैं, वहां पे भी सिस्टम इफेक्टिव नहीं हो पाता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। पोल्ट्री के अंदर बहुत इफेक्टिव है, बहुत कॉमनली यूज होता है पोल्ट्री के अंदर। सो ये 4 मेथड्स हैं जनरली जो हम स्टनिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। सो उसमें हमारे पास कैप्टिव बोल्ट मेथड है, या फिर परकशन मेथड हम कह सकते हैं, फ्री बुलेट मेथड, या एक और उसके साथ ऐड करना चाहें तो जो स्टीम वाटर स्ट्रीम मेथड है या प्रेशर स्ट्रीम मेथड है। थर्ड आ जाता है CO2 एनेस्थीसिया, और फोर्थ जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्टनिंग। ठीक है, जब स्टनिंग अगर हो जाएगी एनिमल को कि, तो फिर हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो करते हैं ब्लीडिंग का। लेकिन ब्लीडिंग इस पर्टिकुलर यूनिट में मेंशन नहीं है, वो अलग से है, तो उसको अलग डिस्कस करेंगे। फिर ब्लीडिंग है। अब इन्होंने क्या कहा कि यहां तक हो गया, अब उसको हमें स्लोटर करना है। सो स्लोटर के जब मेथड्स डिस्कस करते हैं, वैसे अगर स्लोटर होल की हम बात करें तो वहां पे हमारा जो मेथड ऑफ स्लोटर होगा वो ह्यूमन स्लोटर होगा। ये है रिचुअल मेथड्स ऑफ स्लोटर, जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज है उनने अपनी जो भी कम्युनल गाइडलाइंस है उनके बेसिस पे मेथड्स या टेक्निक्स अपनी बना रखी हैं, जिसमें झटका मेथड है, या मुस्लिम मेथड है, सिख मेथड है। सिख और झटका तो चलो एक ही, हलाल मेथड है उनका मुस्लिम्स का, या एक जो जूइश मेथड है जहां पे अलग अलग चीजें हैं। सो ये कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं, एक एक हम देखते हैं। तो यहाँ पे एनिमल जो है कॉन्शियस रहता है, और पर्टिकुलर रिलीजन के जो भी टेनेट्स हैं उनके बेसिस पे स्लोटर होता है। 4 मेथड्स हैं मेनली, नेक्स्ट स्टेप और एवरनाजियोन एक अलग है। हलाल, मुस्लिम, जूइश मेथड जिसको कोशर मेथड भी बोलते हैं, झटका मेथड, हिंदू मेथड, या फिर सिख मेथड। तो पहले झटका मेथड की बात कर लेते हैं। जो कम्युनिटीज इसको फॉलो करती है जनरली सिख और हिंदू फॉलो करते हैं। एनिमल्स आर डिकैप्टिवेटेड, जो सिर है वो उसका एक बारी में ही काट दिया जाता है विद अ स्वॉर्ड और एक्स। जो डिकैपिटेशन होती है वो एक जो झटका है उसके अंदर डिकैपिटेशन हो जाती है। तो इसमें एनिमल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज हो जाती है, सीवियर्ड हो जाती है, इंस्टेंट डेथ हमें देखने को मिलती है उस कंडीशन के अंदर। और यहाँ पे एक इशू है कि जो पेनफुल तो कम है ये कंपैरेटिवली अदर मेथड्स के, लेकिन यहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो प्रॉपर नहीं होती, एफिशिएंसी ऑफ ब्लीडिंग इज नॉट गुड। ये है जो हमारा झटका मेथड है। हलाल मेथड के अंदर क्या करते हैं, हलाल मेथड के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको पूरा डैमेज नहीं करते, और या डैमेज ही नहीं करते, और एक इंसिजन देके जैसे छोड़ देते हैं, तो वहां पे स्लोली ब्लीडिंग होती रहती है, जिसकी वजह से कंप्लीट ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है, एफिशिएंट ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है। तो हलाल मेथड के अंदर कुछ जो स्पीसीज हैं या कुछ ऐसी टाइप ऑफ मीट है जो अवॉइडेड है, जैसे डेड एनिमल्स का मीट है वो है, और एक फ्लैश ऑफ पिग और ब्लड, दीज आर फोरबिडन टू ईट एज पर देयर टेनेट्स, रिलीजियस टेनेट्स। तो जैसे पोर्क है, डेड एनिमल्स का जो मीट है, या फिर सिमिलरली ब्लड जो है दे आर फोरबिडन टू ईट इन दिस पर्टिकुलर मेथड। सो इसकी कुछ गाइडलाइंस है, जैसे इन्होंने ये है कि जब स्लॉटर एनिमल का करेंगे तो उसका हेड जो होगा दैट इज टुवर्ड्स मक्का, एक ट्रांसवर्स और पैरेलल थ्रोट इंसिजन हम देंगे। इसके अलावा इसमें ईसोफेगस, ट्रैकिया, जुगुलर वेन हम कट करेंगे, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमें कंप्लीट ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और गुड क्वालिटी मीट देखने को मिलेगा। तो इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं कि एनिमल शुड हैव बी हेल्दी एंड विदाउट इंजरीज, एनिमल शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड सिंपैथी, जो उसको स्लॉटर करेगा वो
जो मुस्लिम प्रैक्टिसेस हैं, नमाज वगैरह पढ़ता हो, वो सारी कंडीशन होंगी। और बिफोर कट जो है वो ब्लीडिंग, जो ब्लेसिंग है टुवर्ड्स जो अल्लाह है, वो ब्लेसिंग दी जाती है। सो ये सारी की सारी इसके अंदर कंडीशन है। और एक इसके अंदर वही जो नो एनिमल शुड सी अनदर एनिमल डाइंग, ये जो हलाल मेथड के अंदर जो जनरल कंडीशंस या जो उनकी रिलीजियस गाइडलाइंस है वो है। देन एक मेथड और आ जाता है जूइश या कोशर मेथड। इसके अंदर थोड़ी सी जो कंडीशंस है वो थोड़ी सी और अलग हो जाती हैं, और इसमें कुछ टर्म्स है जो जनरली यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव से कम है। कुछ कुछ टर्म्स आप याद रख लेना, जैसे इसके अंदर जो एक्ट ऑफ किलिंग है वो आपको याद रखना है शचिता, जो ये परफॉर्म करेगा उसका नाम है शोषित, जो असिस्टेंट है उसका शोमर, जो नाइफ यूज होगा वो चेलिफ, जो मीट हम कंज्यूम कर सकते हैं वो कोशर मीट, और जो कंडेम करेंगे अनफिट है वो है टेरेफा। ये है हम कुछ पर्टिकुलर, बाकी ये टालमुड और काशरूटी आप अवॉइड कर सकते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इसके अंदर भी जनरली जो है हम ब्लड को जो है वो रिमूव्ड, जो पोर्गिंग है, रिमूवल ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स ऑफ कार्कस फिट फॉर कंजप्शन प्रायर टू सेल, जो मेन ब्लड वेसल्स हैं वो जनरली हम इनके अंदर से अवॉइड कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, जिस प्रोसेस का हम नाम देते हैं पोर्गिंग। तो इसके रिलेटेड भी कुछ रूल्स हैं, जो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इन रूल्स के ऊपर ही फोकस करना है। इसमें यह है कि नेक इंसिजन शुड बी कंप्लीटेड विदाउट पोज, प्रेशर, स्टैबिंग, स्लांटिंग और टीयरिंग। एक बारी में ही हमें इंसिजन देना है कंप्लीट, उसके बीच में कोई पोज नहीं होना चाहिए, कोई स्टैबिंग, कोई स्लांटिंग नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट कट होना चाहिए वहां पे, और कोई टीयरिंग हमें नहीं देखने को मिलनी चाहिए। सोशेज जो है वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करेगा, उसकी जो थोरेसिकोविटी को एग्जामिन करेगा, और इसमें जैसे जो एनिमल क्लोन हूफ है या जो कट चूइंग है उनको हम यूज करते हैं, और कैमल और जो पिग है ये जनरली इसके अंदर हम अवॉइड करते हैं कोशर मेथड के अंदर। डिजीज एनिमल हैं ये भी फॉरबिडन है, और डेड एनिमल्स इसके अंदर भी नहीं यूज करते। एनिमल मस्ट बी अलाइव एट द टाइम ऑफ स्लॉटर। कंजप्शन ऑफ ब्लड, स्प्लीन, हार्ट, लिवर, ये सारे के सारे इसमें प्रोहिबिटेड हैं। और एनिमल जो बिल्कुल क्वाइटली नीचे लेटा हुआ है और जो उठ नहीं सकता एट द टाइम ऑफ स्लॉटर, उन पर्टिकुलर जो है एनिमल्स को ये स्लॉटर नहीं करते। एनिमल्स दैट लाई क्वाइटली एंड कैन नॉट राइज मस्ट नॉट बी स्लॉटर्ड अंडर जूइश मेथड। देन जो लास्ट मेथड है दैट इज नेक्स्ट स्टेप मेथड या एवर्नाजियन। तो जैसे जो इसको अगर कहें तो क्रिश्चियन मेथड्स है, कुछ क्रिश्चियन कंट्रीज हैं जो फॉलो करती हैं इसमें। तो कैटल स्लॉटर्ड बाय नेक्स्ट स्टेप विद अ डबल एज नाइफ, जिसको हम बोलते हैं पुंटिला, और यहाँ पे हम मेडुला ओब्लंगेटा है जो उसको सेवियर कर देते हैं। थोड़ा कम है इंपॉर्टेंट मेथड, जो और अदर मेथड्स हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ह्यूमेन स्लॉटर मेथड जो अभी हमने डिस्कस किया, उसमें हम क्या करेंगे, स्टनिंग करेंगे। स्टनिंग के बाद जो है हम उसके अंदर फिर ये जो एक नॉर्मल मेथड, जो साइंटिफिक मेथड ऑफ स्लॉटर है वो फॉलो करते हैं, जिसके अंदर हम नेक रिमूव करते हैं, जैसे स्टनिंग के बाद ब्लीडिंग करते हैं, फिर डिकैपिटेशन वगैरह, इविसरेशन वगैरह। तो वो हमारा ह्यूमेन स्लॉटर ऑफ मेथड है, जहाँ पे मेजर डिफरेंस जो ह्यूमेन स्लॉटर में और जो रिचुअल स्लॉटर्स हैं उनके अंदर यही है कि जो स्टनिंग का एक बड़ा रोल उसके अंदर आ जाता है। स्टनिंग जो है हम जनरली ह्यूमेन स्लॉटर मेथड के अंदर हम करते हैं, मस्ट है यहाँ पे, उनके अंदर नहीं करते। और यहाँ पे कोई मतलब ऐसी स्ट्रिक्ट रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो फॉलो नहीं करते। सारी स्पीसीज का हम स्लॉटर यहाँ पे कर सकते हैं, अगर कोई कंट्री में स्पेसिफिक बैन नहीं है। देन कुछ ड्रेसिंग सिस्टम तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये कल डिस्कस करेंगे, ज्यादा बड़ा है। एक हाँ, वो इमेज शायद इसमें मिस होगी, उसके अंदर इमेज थी, तो वो कल हम डिस्कस करेंगे। जैसे ड्रेसिंग में हम क्या करते हैं, जो एनिमल हमारे पास आ गया है, अब जिसकी स्टनिंग हमने कर दी, सो उसके अंदर से हमें मीट जो है या कार्कस ऑब्टेन करना है, जिसके बाद जितना भी इनएडिबल एफेल है वो हम उसमें रिमूव कर देते हैं। तो इसमें जैसे पहले हम एक
पर्टिकुलर स्टंट जो एनिमल है उसको किसी हुक वगैरह या किसी भी सिस्टम से हैंग करेंगे एक पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म है, जैसे एक इस टाइप का प्लेटफॉर्म है जो ऑपरेटेड है बाय इलेक्ट्रिसिटी या डिफरेंट मेथड्स। तो यहाँ से कुछ चीजें हैंग करती हैं ऐसे, और ये जो है वो कन्वेयर बेल्ट मेथड के हिसाब से मूवमेंट करती रहेगी। तो सपोज एक एनिमल हमने यहाँ पे हैंग कर दिया बाय जो उसका हुक जॉइंट है वहां से उसको टाई करके हैंग कर दिया, तो वहां पे जब उसका नेक इंसिजन देंगे तो यहाँ पे ब्लीडिंग होती रहेगी। ब्लीडिंग के बाद ये जो है सिस्टम जो कन्वेयर बेल्ट का है ये आगे मूव करेगा, तो ये जो एनिमल है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हो सकता है उसकी जो स्किन रिमूव करनी है, वो स्किन फ्लेइंग जिसको बोलते हैं, वो फ्लेइंग का प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। फ्लेइंग के बाद हो सकता है कि उसके बाद जो उसका हेड है उसको हम रिमूव कर देते हैं, डिकैपिटेशन। ये एनिमल ये ऐसे इस मूवमेंट में चल रहा है। हेड रिमूव करने के बाद जो उसका जो कार्कस है उसको बीच में से कट दे देते हैं, दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो उसकी विसरा है उस विसरा को रिमूव कर देते हैं हम वहां पे। और अगर हमें उसको पार्ट्स में या कट्स में डिवाइड करना है तो उसको पूरे पर्टिकुलर कट्स में। तो जहां पे एक आदमी या एक कोई वर्कर है वो एक प्लेस पे ही खड़ा रहेगा, ये मूव करती रहेगी। तो यहाँ से सपोज एक नया एनिमल आ गया है, फिर वो सेम सिस्टम इसके अंदर फॉलो करेगा। तो ये जो ड्रेसिंग सिस्टम है, लाइन ड्रेसिंग सिस्टम है, लाइन से होता रहता है। कुछ जो हमारे कन्वेंशनल हैं वो जैसे एक बूथ और बेड सिस्टम है, वहां पे क्या करते हैं एक एनिमल को फ्लोर के ऊपर लेटाते हैं और वहीं पे जो है सारा प्रोसीजर फॉलो कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हाइजेनिक कंडीशंस है वो बड़ी पुअर हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा मॉडिफाइड बूथ सिस्टम है, यहाँ पे स्टनिंग और ब्लीडिंग की है, और क्रेडल और होस्ट होते हैं। इसमें हम मैनुअली जो है उसकी मूवमेंट करते हैं, आगे सरकाते हैं। थोड़ा सा बस हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि हम उस एनिमल को हैंग कर पाए। देन सेमी लाइन सिस्टम है, यहाँ पे स्टनिंग ब्लीडिंग है। रेल फॉर ब्रेस्ट ओपनिंग, प्लक रिमूवल, ई विसरेशन, यहाँ पे कंपैरेटिवली हमें बेटर हाइजीन देखने को मिलती है। और जो कॉमन कमर्शियल मेथड जो यूज होता है वो लाइन ड्रेसिंग या रेल ड्रेसिंग, जहाँ पे एक आदमी का सिर्फ एक ही काम होगा, वो एक ही लोकेशन पे खड़ा रहेगा, वहां पे जो है मूवमेंट होके एनिमल आता रहेगा उसके पास। तो ये जो ड्रेसिंग सिस्टम से रिलेटेड पार्ट है ये कल हम डिस्कस करेंगे सारा का सारा, क्योंकि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है ड्रेसिंग सिस्टम वाला।